हेलो। देखिए, आज हम एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पहली क्लास के अंदर हम लोग अपनी सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है आप लोगों की, उसका जो पहला टॉपिक जो ले रहे हैं वो है आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा टॉपिक है आपका? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जो टॉपिक है इसमें क्या क्या है, तो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड 2011। तो एनईसी जो कोड है 2011 उसके बारे में बेसिक सा परिचय है वो है। फिर आपका ओम्स लॉ, वही ओम्स लॉ क्या होता है। फिर आपका किरचॉफ्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। किरचॉफ्स जो लॉ होते हैं सीरीज और पैरेलल सर्किट में इसका इस्तेमाल कैसे लिया जाए, केसीएल और केवीएल को। ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इन सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क। तो ओपन जो है और शॉर्ट सर्किट है वो सीरीज पैरेलल में किस प्रकार बनते हैं, क्या उनमें प्रोसेस होते हैं, क्या फॉल्ट होते हैं, क्या स्विचेस बनती है, वो सब इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है ना। फिर है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। तो रेजिस्टेंस के नियम क्या है तथा रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। फिर है आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है रेजिस्टेंसों का वो पढ़ेंगे हम, सीरीज समूह, पैरेलल समूह और मिश्रण समूह। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग, क्या उनका एप्लीकेशन है, कहाँ उसका यूज लिया जाता है। फिर डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को मापने के लिए डिफरेंट जो मेथड है उनके बारे में पढ़ा जाएगा। देखिए, आप लोगों के लिए यह क्लास जो है बहुत ही अच्छी है, इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं बता देता हूँ, आपकी एएलएम के अंदर आपका 70% वेटेज इसी सब्जेक्ट का होता है, जिससे आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर कर पाते हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारी जो ये क्लासें हैं आप लोगों को मिलने वाली हैं, ये आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने में 100% साबित होगी। ये मेरी पहली क्लास है और पहली क्लास में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ हम कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से देने वाले हैं। और अगर जो बच्चा लगातार बिना स्किप किए हुए देखता रहेगा उसको रिजल्ट्स मिलेगा, 100% मिलेगा। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एनईसी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड 2011। देखिए, एनईसी जो कोड है 2011 है, इसको हम एक पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत कम, रेयर केस में क्वेश्चन बनता है। जब कभी क्वेश्चन आता है और आ भी जाता है तो वो हम कराने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है ना। बाकी यह टॉपिक जो है आपके लिए एक बेसिक नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको अपनी नोटबुक में डालना है और उसको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है ना। एनईसी कोड 2011 है। तो एनईसी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। इसका क्या उद्देश्य है, तो हिंदी बोलेंगे बिजली के उपयोग से उत्पन्न होने वाले खतरों से लोगों और संपत्ति को सुरक्षा करना। तो बिजली से जो भी खतरा पैदा होता है, आग लगना, शॉर्ट सर्किट होना, इनसे बचने के लिए और लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो होती है, जैसे कि कोई डोमेस्टिक एप्लीकेशंस होता है, घरेलू उपकरण, इंडस्ट्रियल होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं, और भी घरेलू कोई भी सामग्री होती है जलने से बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए, ये एक मेन उद्देश्य देता है एनईसी। ठीक है ना। तो बोल सकते हैं ये वो कोड है जो इलेक्ट्रिसिटी के बचाव में मददगार होते हैं, हमारे उपयोग में जाने वाले उपकरणों के लिए क्या होते हैं, मददगार होते हैं। ठीक है। तो एनईसी कोड का क्या है मेन उद्देश्य, वो मैंने बताया। एनईसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड होती है, और ये 2011 में कंस्ट्रक्ट किए हुए थे, इसलिए एनईसी कोड 2011 इसको बताया जाता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ ही सवाल है। एज पर द एनईसी कोड 2011 वायरिंग इंस्टॉलेशन इज एग्जाम्पल एक्सप्लेन इन पार्ट फर्स्ट। तो एनईसी 2011 के अनुसार वायरिंग स्थापना के भाग फर्स्ट में समझाया गया है। किस भाग में समझाया गया है, भाग 7 में, भाग 9 में, भाग 11 में और भाग 4 में। तो सेक्शन को भाग बोलेंगे, ध्यान रख लेना। अब इसको एक टेबल के माध्यम से समझेंगे, टेबल एनईसी 2011। ठीक है ना। तो देखते हैं हम टेबल को कि टेबल में क्या क्या दे रखा है। देखिए, टेबल फर्स्ट जो है, पार्ट फर्स्ट है, भाग में जनरल एंड कॉमन एस्पेक्ट्स, सामान्य और जो व्यवहारिक जानकारी दी गई है। ठीक है ना। अब इसमें पार्ट फर्स्ट में सेक्शन फर्स्ट में बांटा गया है स्कोप ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड। तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी जो कोड है इसके बारे में जानकारी सेक्शन फर्स्ट में दी गई है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि भाग फर्स्ट में
नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड का स्कोप किस भाग में बताया गया है? भाग फर्स्ट में इलेक्ट्रिसिटी कोड, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड के स्कोप को किस सेक्शन में या किस भाग में बताया गया है? तो ऐसे बोलेंगे अपन सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 9, सेक्शन 7, इस तरीके से बना दिया जाता है। तो ध्यान रख लेना आपको, ठीक है ना। क्या रखना है आपको? ध्यान रखना है कौन सा भाग है आपका? सेक्शन फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये सेक्शन फर्स्ट के बारे में जानकारी थी। अब इस सेक्शन का आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ जो दे रखा है इनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वैसे हालांकि इसे इतना ध्यान नहीं रखना है आपको, आपको सिर्फ इसी को ध्यान रखना है, ध्यान रख लेना है ना। अब देखो सेक्शन 2, सेक्शन 2 के अंदर क्या बताया है? टर्मिनोलॉजी को बताया गया है। किसको बताया गया है? टर्मिनोलॉजी को। देखें किसको बताया गया है? टर्मिनोलॉजी को। टर्मिनोलॉजी को मतलब शब्दावलियों को बताया गया है। तो पार्ट फर्स्ट के सेक्शन 2 में टर्मिनोलॉजी को बताया गया है। ये सब बेसिकली कवर्स द डेफिनेशन बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल वोकैबुलरी। तो जो इलेक्ट्रोटेक्निकल वोकैबुलरी उसके बारे में, शब्दों के बारे में सेक्शन 2 में समझेंगे। सेक्शन 3 ग्राफिकल सिंबल फॉर डायग्राम, लेटर सिंबल्स एंड साइन। तो इसमें जो चिन्ह वगैरह होते हैं, ग्राफिकल जो प्रतीक होते हैं, डायग्राम होते हैं, उनके बारे में इसको समझा गया सेक्शन 3 में, है ना। तो इस तरीके से लिखना है। तो आपको बस क्या रखना है? पार्ट फर्स्ट रखना है, सेक्शन लिखना है, और इनके जो बोल सकते हैं टर्मिनोलॉजी है कि भाई सेक्शन 3 में किसको समझाया गया है। बाकी इन सब जो भाग दे रखे हैं हाँ, यहाँ पर इनको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं। ये पार्ट फर्स्ट के ही सेक्शन चल रहे हैं, अभी ध्यान रख लेना, पार्ट फर्स्ट के सेक्शन। अब आगे सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 में देखें गाइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द डायग्राम, चार्ट, टेबल्स एंड मार्किंग। तो सेक्शन 4 में क्या गया बताया गया है कि वे डायग्राम तैयार कैसे करें, कैसे उसको गाइड करें, कैसे चार्ट बनाएं, कैसे टेबल बनाएं, कैसे उसको मार्किंग करें, तो वो इसके बारे में जानकारी दी गई है। सेक्शन 5 में यूनिट एंड सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट, तो इकाई है, मापन पद्धति है, तो उनको बताया गया सेक्शन 5 में। तो ये पार्ट फर्स्ट जो है उसके सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। इसी तरीके से सेक्शन आपका 6 है। देखें आप सेक्शन 6, सेक्शन 6 है। इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू, जो मानक मान है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, उनको समझाया गया है, बताया गया है। सेक्शन 7 में फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो अवधारणा सिद्धांत है, उनको समझाया गया है। तो अवधारणा सिद्धांत, मानक मान, इकाई व मापन पद्धति को समझाया गया है। 5 में इकाई व मापन पद्धति को समझाया गया है। इसमें मानक मान को समझाया गया है। इसमें अवधारणा सिद्धांतों को समझाया गया है, ठीक है ना। तो सेक्शन 7 में किस समझाया गया? अवधारणा सिद्धांतों को। सवाल ऐसे ही पूछता है एग्जामिनर, मैंने जैसे बता चुका हूँ पहले आपको। अब है आपका सेक्शन 8। देखें आप सेक्शन 8, असाइनमेंट ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग की जो बोल सकते हैं सामान्य जो विशेषता है, असाइनमेंट है, उनको समझाया गया है। सेक्शन 9 में वायरिंग इंस्टॉलेशन को, तो यही सवाल आपका ऊपर पूछा गया था, देखो कि भाग फर्स्ट के किस सेक्शन में वायरिंग स्थापना को समझाया गया है? तो सेक्शन 9। तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन डाला था वो क्वेश्चन ऐसे ही बना था, तो मैंने कहा इसको पार्ट फर्स्ट का सेक्शन 9 में वायरिंग इंस्टॉलेशन को समझाया गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछा था कि भाग फर्स्ट, एनईसी कोड के भाग फर्स्ट में वायरिंग स्थापना किस भाग में समझाया गया है? तो सेक्शन 9। तो ऐसे सवाल बनेंगे आप लोगों के। फिर चलते हैं अपन सेक्शन 10। सेक्शन 10 में शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन समझा गया है कि जो बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट जो कैलकुलेशन होती है उसको सेक्शन 10 में समझाया गया है, ठीक है ना। लघुपतित गणना जो होती है उसको समझाया गया है, भाई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसकी गणना किस भाग में की जाएगी। फिर इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग सर्विस, इलेक्ट्रिकल जो है एस्पेक्ट्स है बिल्डिंग सर्विस से है, उसको सेक्शन 11 में समझाया गया है। ठीक है। अब सेक्शन 12 देखो, सेक्शन 12 में सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट जो होते हैं उन इक्विपमेंटों के चुनाव के बारे में सेक्शन 12 में बताया गया है। यहाँ इसका देयर कवर एसेशनल क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड द यूजर द कोड। तो इतना इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। बाकी आप लोगों को ये PDF में आपके YouTube पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अब बच्चों सेक्शन 13,
सेक्शन 30 में क्या है, इरेक्शन एंड द प्री कमीशनिंग टेस्टिंग ऑफ द इंस्टॉलेशन। जो स्थापना की जा रही है, जो आप प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उनका क्या करना है, रिकमीशनिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है, वो सेक्शन 13 में समझाया गया है। सेक्शन 14 में अर्थिंग को समझाया गया है। किस समझाया गया है, अर्थिंग को बताया गया है NEC कोड के अनुसार, ठीक है ना। तो सेक्शन 14 तक हो गया आपका। अब सेक्शन चलते हैं हम आगे की तरफ। सेक्शन 15, सेक्शन 15 में लाइटनिंग प्रोटेक्शन। लाइटनिंग प्रोटेक्शन का मतलब होता है जो आसमानी तड़ित निरोधक जो होता है, आसमानी बिजली गिरती है तो उसको प्रोटेक्ट के लिए सर्ज अरेस्टर जो होते हैं उनके बारे में सेक्शन भाग में समझाया, सेक्शन 15 में समझाया गया। सेक्शन 16 में, भाग 16 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट वोल्टेज सर्ज। तो जो वोल्टेज जो सर्ज होता है, अर्थात जो आसमानी बिजली जब गिरती है, बहुत सारी असीमित जो करंट या वोल्टेज आती है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन 16 में समझाया गया है। सेक्शन 17 जो होती है, गाइडलाइंस फॉर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। तो सेक्शन 17 में ये समझाया गया है कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का गाइडेंस कैसे किया जाए, कैसे सुधार किया जाए, वो इसके अंदर सेक्शन 17 में समझाया गया है, ठीक है ना। तो अभी ये पार्ट भाग जो है, उस पार्ट फर्स्ट का के बारे में ही चल रहा है, ध्यान रख लेना। पार्ट फर्स्ट में सेक्शन कितने टोटल, 19 है, ठीक है ना। तो 18 में आ जाओ। सेक्शन 80 में क्या बताया गया, एनर्जी एफिशिएंसी एस्पेक्ट, ठीक है ना। तो जो ऊर्जा जो क्षमता है उसको एस्पेक्ट किया गया है यहाँ पर सेक्शन 18 में। सेक्शन 19 में किसको बताया गया, सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल वर्क्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल में जो काम कर होता है उसमें सुरक्षा के बारे में समझाया गया है सेक्शन 19 में। तो पार्ट भाग जो है, पार्ट 1 है, उसमें 19 सेक्शंस हैं और 19 सेक्शंस किस से रिलेटेड है वो आपको मैं बता रहा हूँ, और यहाँ से सवाल आपके बन जाते हैं, लेकिन बहुत कम सवाल इसके इस टॉपिक में से बनते हैं, ठीक है ना। तो सेक्शन 19 हो गए आपके। अब चलते अपन, हाँ एक सेक्शन और है, सॉरी, सेक्शन 20। सेक्शन 20 में किसको समझाया गया है, यहाँ पर देखना है टेबल को। किसको समझाया गया है, टेबल को। तो टेबल में क्या है, कवर्स द फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टेबल्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो वर्क होते हैं उनको क्या करती है, कवर करती है। तो सेक्शन 20, पार्ट फर्स्ट के सेक्शन 20 में टेबल को समझाया गया है, ठीक है ना। अब देखना है आपको पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन स्टैंड बाई जनरेटिंग स्टेशन एंड द कैपेसिटिव सब स्टेशन। तो पार्ट जो भाग 2 है NEC कोड के अंदर, NEC कोड के अनुसार पार्ट 2 है, उसमें विद्युत की स्थापना और स्टैंड बाई जनरेटिंग स्टेशन और कैपेसिटिव स्टेशन को बताया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसका एनालिसिस है, डिस्क्रिप्शन है बोल सकते हैं हम लोग। पार्ट 3 के अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो विद्युत की स्थापना जो है वो कहाँ पर, कि नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर। जब कहने का मतलब है जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है वहाँ ना होकर कहीं दूसरी जगह की जाए, तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में पार्ट 3 में बताया गया है, ठीक है ना। अब आता है, अब पार्ट 3 में भी सेक्शन है, देखें पार्ट 3 में कौन कौन सेक्शन है। सेक्शन फर्स्ट डोमेस्टिक वाइंडिंग को बताता है, सेक्शन फर्स्ट। तो क्या आता है, पार्ट थर्ड में डोमेस्टिक वाइंडिंग किस अनुभाग में बताया गया है। तो एक ऑप्शन ए अनुभाग फर्स्ट, ऑप्शन बी अनुभाग थर्ड, ऑप्शन सी अनुभाग 4, ऑप्शन डी अनुभाग 5। तो अनुभाग या भाग बोल सकते हैं इसको, ध्यान रखना हिंदी में। तो सेक्शन फर्स्ट में किसका मतलब, पार्ट 3 के में डोमेस्टिक वाइंडिंग मतलब घरेलू वाइंडिंग को बताया गया है। सेक्शन सेकंड में किसको बताया, ऑफिस बिल्डिंग, शॉपिंग्स एंड कमर्शियल सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसमें ऑफिस है, बिल्डिंग है, शॉपिंग्स हैं, कमर्शियल व्यावसायिक सेंटर्स हैं, जो संस्थान हैं उनके बारे में सेक्शन 2 में बताया गया है। सेक्शन 4 में क्या बताया गया है, देखो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स। तो जो बोल सकते हैं मेडिकल की स्थापनाएं जो हो रही हैं, या मेडिकल जो बोल सकते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं, तो सेक्शन 4 में समझाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में वर्क करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, अगर उनको एक्सीडेंटली कोई फॉल्ट का या कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वहाँ उनके लिए एक हॉस्पिटल्स या व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। तो उसको सेक्शन 04 के अंदर, सेक्शन 3 के 04 में इसको बताया गया है, ठीक है ना। फिर आपका सेक्शन 5 होटल को, सेक्शन 5 किसको बताता है, होटल को बताता है। सेक्शन 6 किसको बताता है, स्पोर्ट्स बिल्डिंग को बताता है। सेक्शन 7 किसको बताता है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो जो बहुत सारी कैसे बोल सकते हैं बिल्डिंग बन रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर जो एक विशेष तौर पर रिक्वायरमेंट होती है विद्युत स्थापनाओं की, जैसे कि AC स्थापना करनी है,
एसी का इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है ना, फ्रिज का इंस्टॉलेशन करना है, या फिर और भी कोई चीज़ों का इंस्टॉलेशन करना है, तो वहाँ सेक्शन 7 को इंडिकेट किया जाएगा। तो पार्ट जो थर्ड है उसमें कितने भाग हैं? 7, ठीक है ना। अब आएगा पार्ट 4, देखें। पार्ट 4 देखें, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो जो औद्योगिक जो बिल्डिंग होती है उसमें विद्युत की स्थापना की जाती है, वो पार्ट 4 को बताता है। पार्ट NEC कोड पार्ट 4 में इंडिकेट कर रहा है। पार्ट 5 जो है, भाग 5 है, वो आउटडोर इंस्टॉलेशन। आउटडोर इंस्टॉलेशन का मतलब होता है जैसे कि हमारे घर हैं, हमारे जो घर से बाहर, जैसे कि आपके घर के पास में कोई भी डीपी लगी हुई, डिस्ट्रीब्यूशन पावर है या ट्रांसफार्मर लगे हुए, तो वो आउटडोर सब स्टेशन है, जैसे GSS है। अब जैसे समझा जाए कि आउटडोर, डोर का मतलब दरवाज़ा, और आउट तो दरवाजे से बाहर, किसी भवन से बाहर जो इंस्टॉलेशन की जाती है तो वो क्या है? आउटडोर इंस्टॉलेशन, ठीक है ना। तो पार्ट 5 में इसको इंडिकेट कर रहा है, पार्ट भाग में समझाया जा रहा है। अब पार्ट 6 देखें, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन एग्रीकल्चर परमिसेस। अब पार्ट 6 में क्या बताया जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करनी है तो बोलेंगे अपन कृषि विभाग में विद्युत की स्थापना अनुमति। तो पार्ट 6 में कृषि विभाग में विद्युत स्थापना की अनुमति को बताया जाता है, ठीक है ना। पार्ट 7 में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन हजार्डस एरिया। तो विद्युत की स्थापना जो होती है, खतरनाक जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इनको बताया गया है पार्ट 7 में, ठीक है ना। अब है आपका पार्ट 8। पार्ट 8 में सोलर फोटोवोल्टेक पावर सप्लाई सिस्टम। पार्ट 8 में किसको बताया गया है कि सोलर फोटोवोल्टेक जो पावर सप्लाई सिस्टम होता है उसको बताया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से NEC जो कोड थी, उस NEC कोड के हम लोगों ने जो जो पार्ट्स थे वो पढ़े, हमने सेक्शन पढ़े क्या क्या है। तो ये PDF में आप लोगों को अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। और अगर वहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे मुझे कमेंट्स करके मुझे भेजें, तो मैं आपके WhatsApp पे यहाँ सेंड कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये आज इस टॉपिक के लिए NEC कोड पर हमने एक क्लास बनाई थी। और बच्चों ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आता है। और वैसे इसमें से ये नहीं है कि क्वेश्चन आए, तो बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम अब तक मैंने देखा है 90% क्वेश्चन एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें एक सवाल नहीं आते, लेकिन फिर भी हम रिस्क क्यों लें? जब हमारा सिलेबस में दे रखा है तो हमको पढ़ के जाना होगा, ठीक है ना। तो NEC जो कोड थे आप लोगों के, ये मैंने क्या किए, कंप्लीट कराए, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ NEC कोड पहला टॉपिक हमारी तरफ से क्या हुआ, फिनिश हुआ।